पिछली बार नीमखेड़ा गांव में शहर से आए एक युवा इंजीनियर समीर ने गांव वालों की चेतावनी को अनसुना किया। वो उस रास्ते पर चला गया जिसे मौत का दरवाजा कहते थे, और उस अंधेरे कुएं ने उसे अपनी गहराइयों में समा लिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद नीमखेड़ा। प्रिया शर्मा, एक खोजी पत्रकार, शहर से यहां पहुंची थी। उसे पता चला था कि इस गांव में एक सरकारी इंजीनियर लापता हो गया है। पुलिस की फाइल बंद हो चुकी थी, दुर्घटना लिखकर। पर प्रिया को यकीन नहीं था। समीर वर्मा, उम्र 30 साल, बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर। 2 हफ्ते पहले इस गांव में आया था बिजली की समस्या सुलझाने, और बस गायब। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इस गांव में कुछ और है, कुछ ऐसा जो कोई नहीं बताना चाहता। देखिए मैडम, आप शहर से आई हैं, हम समझते हैं, पर यहाँ कुछ नहीं है। वो लड़का रात को अकेला बाहर निकला, पगडंडी पर पैर फिसला, कुएं में गिर गया। बस इतनी सी बात है। हम 2 दिन ढूंढते रहे, ना लाश मिली ना कुछ। केस क्लोज्ड। कुएं में गिरे और लाश भी नहीं मिली? कितना गहरा है वो कुआं कांस्टेबल साहब? और उसकी चप्पलें कुएं के पास कैसे मिली? पर वो खुद नहीं मिला। देखिए, ये गांव का मामला है, गांव वाले जानते हैं। आप बेफिजूल में। वैसे आपको किसने भेजा यहाँ? विभाग ने? जी नहीं, सत्य खोज अखबार ने। और मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है कांस्टेबल साहब। प्रिया गांव के अंदर चली गई। कांस्टेबल महेश ने उसे जाते देखा, फिर पलटकर फोन उठाया। साहब, वो पत्रकार आ गई। हाँ वही। क्या करूं? ठीक है ठीक है। गांव अजीब तरह से खामोश था, जैसे किसी ने इस जगह से जिंदगी का रंग निचोड़ लिया हो। काका नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है। मैं सत्य खोज अखबार से हूँ। समीर जी के बारे में जानना चाहती हूँ। बैठो बेटी, पर जो तुम सुनोगी वो तुम्हारे अखबार में नहीं छपेगा, कोई नहीं मानेगा। वो लड़का समीर, मैंने उसे रोका था। मैंने कहा था उस पगडंडी पर मत जाना, पर शहर के पढ़े लिखे लोग हम गवारों की बात थोड़े ही सुनते हैं। उस कुएं ने कई लोगों को निगला है बेटी, पर इस बार कुछ अलग हुआ। जब हम अगली सुबह वहां गए तो उसकी चप्पलें थीं, किट थी, पर कुएं से आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। हंस रहा था कुएं के अंदर से? काका, क्या आपने पुलिस को बताया? बताया था बेटी, उन्होंने लिखा जानवर की आवाज, बस। पर मैं जानता हूं वो हंसी समीर की थी, और उसके साथ एक और हंसी भी थी, सोमेश की। सोमेश, वो नाम जो शायद इस पूरी पहेली की चाबी था। प्रिया ने उस नाम को अपनी नोटबुक में लिखा और 2 बार रेखांकित किया। काका, ये सोमेश कौन था? क्या वो इसी गांव का था? उसका कोई परिवार? सोमेश और उसकी माँ 2 साल पहले उस पुराने खेत वाले घर में रहते थे, जंगल के किनारे। गरीब थे, अकेले थे। एक रात बिजली का खंभा गिरा, सोमेश उसकी चपेट में आ गया। हम सबने देखा, पर कोई नहीं गया। सबने सोचा बिजली का करंट है, हम जाएंगे तो हम भी मरेंगे। हम बस खड़े रहे। उसकी माँ दौड़ती आई उसे बचाने, और वो भी चली गईं, दोनों उसी रात। और किसी ने बिजली काटने की कोशिश नहीं की? कोई सबस्टेशन, कोई मेन स्विच? सब स्टेशन का मेन स्विच उस रात चालू था। मैं जानता था कहाँ है, पर मुझे डर लगा। यही मेरा पाप है बेटी। आज भी रात को जब नींद आती है तो सुमेश का चेहरा दिखता है, और वो पूछता है, काका तुम क्यों नहीं आए? दोनों के बीच एक भारी खामोशी पसर गई। ऊपर से एक कौवे की कर्कश आवाज आई और दोनों के कंधे सिकुड़ गए। काका, मुझे उस घर में जाना है जहाँ सोमेश रहता था, और उस कुएं के पास भी। नहीं बेटी, तुम नहीं जाओगी वहां। समीर ने भी यही कहा था, और अब वो। काका, मैं पत्रकार हूँ और एक बेगुनाह आदमी गायब हो गया है। अगर मैं नहीं गई तो कौन जाएगा? सच सामने लाना मेरा काम है। रामू काका उसे जाते देखते रहे। उनके होंठ हिल रहे थे, एक मूक प्रार्थना। फिर उनकी आंखें उस पगडंडी की दिशा में चली गईं, जहां से अब तक कोई वापस नहीं आया था। प्रिया दोपहर की रोशनी में उस पगडंडी पर चल रही थी। उसने सोचा था दिन में जाएगी, सब कुछ साफ दिखेगा,
कोई भूत वूत नहीं। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, पेड़ घने होते गए, रोशनी कम होती गई। रिकॉर्डिंग। आज 3 बजे मैं उस पगडंडी पर हूँ जहाँ से समीर गया था। यहाँ की हवा भारी है, जैसे जैसे यहाँ ऑक्सीजन कम है। अजीब बात यह है कि यहाँ पक्षियों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं। एकदम सन्नाटा है। वो पुराना घर, टूटा हुआ बिजली का खंभा अब जंग खाकर जमीन पर पड़ा था। प्रिया ने उसकी तस्वीर ली, अंदर घुसी। वही मकड़ी के जाले, वही धूल, पुरानी खाट, पर इस बार खाट खाली थी। प्रिया ने एक पुराना टिन का डिब्बा खोला। अंदर एक फोटो थी, एक युवक और एक बूढ़ी औरत, दोनों मुस्कुरा रहे थे। पीछे लिखा था सोमेश और अम्मा, दिवाली 2021। प्रिया की आंखें नम हो गईं। सोमेश, तुम बस एक किसान के बेटे थे, तुम्हें कोई नहीं बचाने आया, और अब तुम बदला ले रहे हो उन लोगों से जो बेगुनाह हैं। क्या यही इंसाफ है? अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। प्रिया के मुंह से भाप निकलने लगी। उसके हाथ में पकड़ी फोटो कांपने लगी। तुम पहली हो जिसने यहां आकर मेरा नाम लिया, पहली हो जिसने पूछा कि मैं कौन था। कौन है सोमेश? क्या तुम यहाँ हो? मैं हमेशा यहां हूं, इस मिट्टी में, उस खंभे में, उस कुएं में। 2 साल से वो इंजीनियर समीर, वो अब मेरे साथ है। पर तुम अलग हो। तुमने सच जानना चाहा। सोमेश, अगर तुम बात कर सकते हो तो मुझे बताओ, क्या हुआ था उस रात? और समीर कहाँ है? क्या वो जिंदा है? वो रात मैं खेत से लौट रहा था, खंभा गिरा, मैं जमीन पर था, करंट मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रहा था। मैं चिल्लाया। मैं देख सकता था गांव के लोग दूर खड़े थे, उनके हाथों में मशालें थीं। वो मुझे देख रहे थे, बस देख रहे थे। रामू काका वहां थे, वो जानते थे कि सबस्टेशन का स्विच कहाँ है, पर वो नहीं आए। फिर अम्मा आई, और वो भी। कमरे में एक पल के लिए बिजली की कड़क सुनाई दी। प्रिया ने फोटो को और कसकर पकड़ लिया। सोमेश, जो गांव वालों ने किया वो गलत था, बहुत गलत। पर समीर ने क्या किया था? वो तो तुम्हारी मदद करने आया था। एक बेगुनाह को सजा देकर तुम उन लोगों जैसे नहीं बन जाते जिन्होंने तुम्हें देखकर आंखें मूंद ली थी। मुझे पता नहीं था। जब मैं उसे लेकर गया, मुझे लगा अगर कोई उस खंभे को छुएगा तो मुझे और अम्मा को मुक्ति मिलेगी। हम दोनों इस अंधेरे में बंद हैं। पर अब समीर भी यहाँ है, और वो मुझसे नाराज है। समीर तुमसे नाराज है? मतलब वो जिंदा है? कहाँ है वो? कुएं में। पर वो जिंदा है अभी तक। उस कुएं की एक पुरानी सुरंग है जो नीचे एक पुराने कमरे में जाती है। वो वहां है, बेहोश। पर अगर अगली पूर्णिमा से पहले, यानी कल रात से पहले उसे नहीं निकाला गया तो... कल रात? तो अभी भी वक्त है। सुमेश, मुझे उस सुरंग का रास्ता बताओ। पर अम्मा नहीं चाहती। उन्हें लगता है अगर समीर निकल गया तो हम यहीं रह जाएंगे हमेशा के लिए। और अम्मा बहुत ताकतवर हैं, वो तुम्हें जाने नहीं देंगी। सुमेश, एक बात सुनो, तुम्हारी अम्मा चाहती थी कि तुम एक अच्छे इंसान बनो। क्या वो यही चाहती थी कि उनका बेटा एक बेगुनाह को मौत की नींद सुलाए? तुम्हारी अम्मा की आत्मा तभी शांत होगी जब तुम वो काम करोगे जो एक अच्छा इंसान करता है, एक बेगुनाह को बचाना। एक लंबी खामोशी, फिर छत से एक बूंद आंसू की तरह गिरी सीधे उस फोटो पर जो प्रिया के हाथ में थी, जैसे सोमेश रो रहा हो। कुएं के पास जो पुरानी नीम का पेड़ है, उसकी जड़ों के बीच एक दरवाजा है। वहां से सुरंग नीचे जाती है। जाओ, जल्दी जाओ। पर अम्मा को मैं रोकने की कोशिश करूंगा। कितनी देर रोक पाऊं नहीं जानता। प्रिया घर से बाहर भागी। दोपहर की रोशनी तेजी से कम हो रही थी। ऊपर काले बादल जमा हो रहे थे। कुआं, उसके पास नीम का पुराना पेड़। प्रिया नीचे झुकी और जड़ों के बीच खोदने लगी। उसके नाखून टूट गए, उसके हाथ मिट्टी से सन गए। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की तख्ती मिली। मिल गया। भगवान मुझे हिम्मत देला। प्रिया ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और सुरंग में उतर गई। संकरी, ठंडी, सीलन भरी, वो आगे बढ़ती रही। तभी ऊपर से एक चीख आई, अम्मा का भूत। सोमेश की आवाज भी सुनाई दी, जैसे दोनों में जंग हो रही हो। सोमेश अपनी मां को रोक रहा था। सोमेश, छोड़ दे उसे,
वो इंसान है, ये इंसान हमारे दुश्मन है। हम कभी मुक्त नहीं होंगे, कभी नहीं। नहीं अम्मा, बस कर। समीर बेगुनाह है और ये पत्रकार हमारी कहानी दुनिया को बताएगी, हमें इंसाफ दिलाएगी। रुको अम्मा, रुको। प्रिया सुरंग के नीचे पहुंची। एक छोटा सा भूमिगत कमरा, और वहां मिट्टी की दीवार से पीठ टिकाए समीर था, बेहोश, सांस धीमी पर जिंदा। समीर जी, आंखें खोलिए। मैं प्रिया हूँ, पत्रकार हूँ। मैं आपको यहाँ से निकालने आई हूँ। तुम कौन हो? यहाँ मत आओ, यहाँ से भागो। वो औरत, वो तुम्हें। कोई नहीं आएगा। सोमेश उन्हें रोक रहा है, पर ज्यादा वक्त नहीं है। चलिए, अभी चलिए। दोनों सुरंग में रेंगने लगे। समीर कमजोर था पर चल रहा था। ऊपर से जंग की आवाजें आती रहीं। दोनों सुरंग से बाहर निकले। रात हो चुकी थी। टूटा हुआ खंभा हिंसक रूप से चमकने लगा। नीली बिजली। अम्मा का भूत कुएं के पास प्रकट हुआ, चीखता दहाड़ता। कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों, यहीं रहोगे हमेशा के लिए, जैसे मेरा सोमेश यहाँ रहा। प्रिया ने वो फोटो आगे की। नीली बिजली की रोशनी में अम्मा का भूत उसे देखने लगा और अचानक उसके चेहरे पर कुछ बदल गया। ये देखो अम्मा जी, ये तुम हो और सोमेश है। दिवाली की रात तुम दोनों मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हारा सोमेश यही चाहता था? क्या वो चाहता था कि उसकी माँ एक बेगुनाह की दुश्मन बन जाए? देखो अपने बेटे की आंखों में। उसने ये फोटो रखी थी अपनी याद में। वो एक अच्छा बेटा था। अच्छे बेटे की माँ ऐसे नहीं होती। अम्मा का भूत उस फोटो को देखता रहा। एक आंसू नीला चमकता हुआ उसके पारदर्शी गाल पर बह गया। चीखना बंद हो गया। नीली बिजली धीमी पड़ने लगी। मेरा सोमेश, मेरा बच्चा, उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। मैंने उसे यही सिखाया था। पर यहाँ इस अंधेरे में मैं भूल गई। मैं सब भूल गई। अम्मा, अब जाने का वक्त है। उस पत्रकार ने हमारी कहानी सुनी। वो दुनिया को बताएगी, लोग जानेंगे। शायद कोई और सुमेश किसी और गांव में ना मरे। यही हमारा इंसाफ है। एक जबरदस्त कड़क के साथ टूटा हुआ खंभा दो टुकड़ों में बट गया। नीली बिजली आसमान में उठी और गायब हो गई। अम्मा का भूत एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। सोमेश की परछाई उनके पास आई और दोनों एक साथ धीरे धीरे ओझल हो गए। वो चले गए। सुमेश, उसने मुझे माफ किया। उसने मुझे माफ किया। उसने खुद को माफ किया और अपनी माँ को। यही असली मुक्ति होती है। प्रिया समीर को सहारा देते हुए उस पगडंडी पर चली। पेड़ अब डरावने नहीं लग रहे थे। एक गर्म हवा चली, ठंडी नहीं, गर्म। गांव की सीमा पर रामू काका खड़े थे, जैसे वो रात भर वहीं खड़े रहे हों। जब उन्होंने प्रिया और समीर को देखा तो उनसे रोना आ गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और तभी गांव के सारे घरों की बत्तियां जल उठीं। बेटा तुम वापस आ गए। मुझे माफ करो कि मैं उस रात समीर को नहीं रोक पाया, और उससे भी ज्यादा मुझे माफ करो कि 2 साल पहले मैं सोमेश को नहीं बचा पाया। काका, जो हुआ वो हुआ, पर अब वो दोनों शांति में है। सोमेश ने मुझे बचाया, उसने खुद चुना। अगली सुबह प्रिया एक चाय की दुकान पर बैठी थी। अपने लैपटॉप पर तेजी से लिख रही थी। स्क्रीन पर हेडलाइन थी, नीमखेड़ा की अंधेरी सच, एक बिजली घर, 2 मौतें और सिस्टम की खामोशी। मोन्टाज। प्रिया का आर्टिकल वायरल हो गया। न्यूज चैनल्स ने उठाया। सरकारी अधिकारी गांव में आए। एक नए सब स्टेशन की मंजूरी मिली। आखिरी दृश्य, पुराने कुएं को सील कर दिया गया और उसके चारों ओर बाड़ लगा दी गई। नीम के पेड़ के पास एक छोटी सी तख्ती लगाई गई। उस पर लिखा था, सोमेश और उनकी मां की याद में, जो बेहतर के हकदार थे। शाम। गांव की बत्तियां सालों बाद पहली बार गर्म रोशनी से जगमगाईं। बच्चे गलियों में खेल रहे थे। रामू काका पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, नई रोशनी को देखते हुए। माफ कर दो सोमेश, माफ कर दो। पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिला, बिना किसी हवा के, जैसे कोई सुन रहा हो। नीमखेड़ा में अब रात को भी रोशनी है, पर कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, नीम के पेड़ के पास किसी को एक मुस्कुराहट नजर आती है।
एक शांत, माफ करने वाली मुस्कुराहट।